हेलो एवरीवन। फिर एक बार बाइनोमियल थ्योरम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो लेक्चर नंबर 14 में अभी तक हमने क्या किया, सबसे मेन फॉर्मूला किया कि अगर सारे बाइनोमियल कोएफिशिएंट प्रेजेंट है तो मतलब लाइक आर इक्वल टू जीरो से लेके एन तक, ठीक है, और एन सी आर में सारे बाइनोमियल कोएफिशिएंट प्रेजेंट है। प्रेजेंट का मतलब सी जीरो, सी वन, अच्छा सी जीरो का मतलब एन सी जीरो, एन सी वन, एन सी टू, जैसे सी टू, सी थ्री, और लास्ट में हम सी एन लिखेंगे। तो अगर सारे बाइनोमियल कोएफिशिएंट प्रेजेंट है तो इसका आंसर होगा 2 रेज टू एन। यहाँ पे एन सी आर का मतलब सी आर है, ठीक है। इसलिए जो भी इंडेक्स होगा, कॉमन इंडेक्स जैसे एन है, तो 2 रेज टू एन लिखेंगे। अगर वहीं पे ऑल्टरनेट साइन के साथ आ जाए, ऑल्टरनेट साइन मतलब जैसे -1 रेज टू आर एन सी आर आ जाए, ठीक है। जैसे हमने डाला जीरो तो सी नॉट, फिर वन डाला तो -1 रेज टू वन सी वन, टू डाला तो -1 का स्क्वायर सी टू, माइनस सी थ्री। इस तरह ऑल्टरनेट साइन के साथ आ जाए -1 रेज टू एन सी एन, तो फिर आंसर क्या होगा, जीरो होगा। नंबर 3 पे जाते हैं। नंबर 3 में हमने क्या किया था, जो सबसे मेन फॉर्मूला था कि हमें अब याद रखना है कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी, आर टाइम्स ऑफ एन सी आर इज सेम एज एन टाइम्स ऑफ, ठीक है, एन माइनस वन सी आर माइनस वन। कैसे लगेगा, अगर कोइफिशिएंट मतलब बगल में जो लिखा है और सबस्क्रिप्ट दोनों सेम हो गए तो आप इंडेक्स को नीचे उतार लेना और एनसीआर में ऊपर नीचे एक एक काम करना चालू कर देना। नंबर 4 अगर मैं जाऊं तो नंबर 4 क्या हो सकता है, अच्छा इसी का एक वर्जन डिनोमिनेटर। अच्छा ये कब लगेगा, जब नंबर्स एनसीआर को मल्टीप्लाई है, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर विथ एनसीआर। एक फॉर्मूला है व्हेन एनसीआर इज डिवाइडेड बाय नंबर्स इन अ सर्टेन पैटर्न, ठीक है, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। अच्छा फिर मैंने फॉर्मूला डिराइव किया था हाफ ऑफ द बाइनोमियल कोएफिशिएंट। तो अगर n इज ऑड है, n अगर ऑड है तब तो फिर एन सी जीरो प्लस एन सी वन प्लस एन सी टू, और ये खत्म हो जाएगा एन सी एन माइनस वन बाई टू पे, जिसका आंसर आएगा 2 रेज टू n माइनस वन। अगर n इवन है तो n इज इवन, अगर n एक इवन नंबर है तो एन सी जीरो, एन सी वन, एन सी टू। अब ये जो खत्म होगा, अब ये दो तरह का एक एंड बताया गया, एन सी एन बाई टू पे एंड हो रहा है, तब तो इसका आंसर होगा 2 रेज टू n माइनस वन प्लस एन सी एन बाई टू डिवाइडेड बाई टू, ये होगा। अच्छा एक खत्म होता है एन सी एन माइनस टू बाई टू पे, ठीक है, तो यहाँ पे वो माइनस आता है, वहां पे ये टर्म नेगेटिव में आता है। मतलब ये सेम आंसर रहेगा अगर ये n माइनस टू बाई टू पे एंड हो गया तो। फिर एक और फॉर्मूला हमने किया था, वो फॉर्मूला किसके लिए था कि अगर हाफ ऑफ द सॉरी ऑड सबस्क्रिप्ट वाले सारे टर्म दिए हो, जैसे सी वन सी टू, सॉरी सी वन सी थ्री सी फाइव, और अगर ऊपर से n ऑड है तो फिर ये खत्म होना चाहिए एन सी एन माइनस सॉरी एन पे, ठीक है। अगर n ऑड हुआ तो एन सी एन, जैसे 7 है, 7C1 7C3 7C5 7C7 पे खत्म होगा, तो इसका आंसर आता है 2 रेज टू n माइनस वन। अगर n ऑड है तो ये यहाँ पे खत्म होगा, इवन है तो n-1 पे खत्म होगा, ओके। और अगर n इवन है तो फिर सी नॉट सी टू, जिसके सब्सक्रिप्ट इवन नंबर है C4, ठीक है, और ये खत्म होगा सी एन पे। अगर एन इवन है तो ये सी एन पे खत्म होगा, ठीक है। इस लास्ट टर्म को मतलब सारे इवन सब्सक्रिप्ट होने चाहिए उस पर्टिकुलर इंडेक्स से रिलेटेड, तब भी ये आंसर 2 रेज टू n-1 होगा। अच्छा अगर n ऑड है तो फिर ये खत्म हो रहा होगा n-1/2 पे, जैसे 9 है तो फिर ये 9C8 पे खत्म हो जाएगा, ओके। तो हमने अभी तक इतनी सारी चीजें की है जिसकी रिक्वायरमेंट हमको आगे के लेक्चर्स में है। चलो लेट्स मूव। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या दे रखा है कि अगर 1 + x होल रेज टू n इक्वल टू C0 + C1x + C2x स्क्वायर, ऐसे
सी एन एक्स रेस टू एन, तो फिर इसकी वैल्यू क्या होगी? अच्छा, फिर ये कोई बच्चा कहेगा सर ये डॉट 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 तो कहाँ तक जा रहा है? तो सारे हम मान के चलेंगे कि इवन सबस्क्रिप्ट दे रखा है, सारे इवन सबस्क्रिप्ट। अब एन क्या है, इवन है ऑड है, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है, सारे इवन सबस्क्रिप्ट दे रखा है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? 2:n-1 होना चाहिए। ये काफी इजी सा क्वेश्चन है, ये फॉर्मूला है जो या रिजल्ट है, इसे लर्न कर लो कि अगर सारे देखो, अगर समझो ये 8C0 है, तो 8C0, 8C2, 8C4, 8C6 और 8C8, 8C6 और 8C8, ये खत्म होगा यहाँ पे, जिसका आंसर होगा 2:8-1। और अगर यही सेम 7 की सीरीज होती तो 7C0, 7C2, 7C4, 7C6। अब ये लिखना लॉजिकल नहीं होगा 7C8। कोई बच्चा बोले सर 8 भी तो इवन सब्सक्रिप्ट है, नहीं तो फिर तो लॉजिकल है ही नहीं। मतलब लास्ट ये कहाँ खत्म हो जाएगा? 6 पे, तो इसे फिलहाल के लिए रब भी कर देते हैं क्योंकि दिखने में ये absurd लग रहा है। तो ये इसका जो आंसर आता है इक्वल टू 2:n-1। ओके, ये 2:7 है, तो ये 2:6 है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में पूछा है कि इसका क्या आंसर होगा? C0 माइनस C1 प्लस C2 माइनस C3 प्लस -1:n Cn, मतलब सारे सब्सक्रिप्ट प्रेजेंट है, 0, 1, 2, 3। अच्छा, ये ऊपर समझो तो n दे रखा है, n दे रखा है, n सारे सब्सक्रिप्ट है, देखो n c n तक है, ठीक है, और ऑल्टरनेट साइन के साथ है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? 0। फिर ये वही क्वेश्चन है कि सारे ऑड सब्सक्रिप्ट दे रखे 3, 5, 7, 9, तो फिर आंसर क्या होना चाहिए? 2:10-1, यानी कि 2:9। तो इसके ऑप्शन ही गलत दिए। कोई अगर ऑप्शंस देना चाहे तो कैसे दे सकता है? इसके ऑप्शंस ऐसे दे सकता है कि आंसर होगा 1, 2, 2:10, 2:9। तो राइट आंसर इज 2:9। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। लेट्स मूव अहेड, आगे चलते हैं। इफ n इज द पॉजिटिव इवन इंटीजर, पॉजिटिव इवन इंटीजर बोला है, देन ये क्या होगा? ओके, अब तो चीजें बिगड़ गई, है क्या ये? कुछ याद आ रहा है? अच्छा, ऐसे सोचो, n फैक्टोरियल बाई r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, तो ये तुम आसानी से पहचान जाओगे कि सर ये तो एनसीआर है, ठीक है, ये एनसीआर है। फिर एक बच्चा बोलेगा सर ये आर फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल, ऊपर का n फैक्टोरियल सब जगह से गायब है, तो n फैक्टोरियल को एडजस्ट किया जा सकता है, मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाइड बाई 1 फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल n माइनस 3 फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल n माइनस 5 फैक्टोरियल। फिर ये बन गया n सी n फैक्टोरियल, n माइनस 1 फैक्टोरियल, और ये 1 फैक्टोरियल। अब ये देखा जाए तो 1/n फैक्टोरियल, ये हो गया NC1, ये हो गया NC3, ये हो गया NC5, और ये खत्म हो रहा है NCn-1 पे। कहाँ खत्म हो रहा है? NCn-1 पे, बरोबर। अच्छा, उसने इसलिए वर्ड दे रखा था कि n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, तो अगर n पॉजिटिव इवन इंटीजर है लाइक 8 है, तो फिर तो ये 7 पे ही खत्म होगा, 8C7 पे, ऑड सब्सक्रिप्ट 1, 3, 5, 7 पे ही खत्म होगा, इसलिए उसने ये चीज डिफाइन कर रखी थी। और जो मैं पीछे से चिल्ला रहा हूं, अगर n ऑड है तो ये लास्ट वाला जो ऑड सब्सक्रिप्ट होगा वो n-1 पे खत्म होगा। n इवन है और ये अगर ये सॉरी n ऑड है तो NCn पे खत्म होगा, n इवन है तो NCn-1 पे खत्म होगा, सारे ऑड सब्सक्रिप्ट है। सो द राइट आंसर इज 2:n-1, जो ऊपर का आंसर हुआ, बाहर बाई n फैक्टोरियल, सो बाई n फैक्टोरियल, 2:n-1 बाई n फैक्टोरियल, ये आ गया आंसर। आगे बढ़ते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू n, अब ये क्या नया है? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर करने में ही हालत खराब हो जाती है, तो हम
ये क्या कर रहे हैं, ये तो कुछ अलग ही है। एक्स रेज टू एन का कोएफिशिएंट ढूंढ रहे हैं। अच्छा, टी आर प्लस वन तब लगाते जब ये बाइनोमियल होता, दो टर्म होता, अब तो ये कुछ अलग ही है। क्या करना चाहिए सोचो, एक्स रेज टू एन चाहिए। ये एक बहुत स्पेशल सा क्वेश्चन है। तो कोई बच्चा बोले सर अब तो हम ट्रैप हो गए, मतलब कैसे करें, होल स्क्वायर किया नहीं जा सकता है। तो फिर हम ये देखते हैं कि एक्स रेज टू एन जनरेट कैसे होगा। ठीक है, कोई बच्चा बोले मतलब, अब मैं बताता हूँ उसका मतलब। ये देखो मैंने सारी चीजें लिख ली, एक्स स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स रेज टू एन बाई एन फैक्टोरियल, यहाँ पे उसके पहले एक्स रेज टू एन माइनस वन बाई एन माइनस वन फैक्टोरियल, और यहाँ पे एक्स रेज टू एन माइनस टू बाई एन माइनस टू फैक्टोरियल। सारी चीजें हैं, लेकिन ऊपर क्या रखा है, स्क्वायर। अब यही सेम चीज को, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर को मैं क्या लिखने जा रहा हूँ, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, जिसे b प्लस ए लिख दूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, कोई बच्चा बोले सर a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, हाँ उसी a प्लस बी को b प्लस ए लिख दिया, मतलब होल स्क्वायर को। अब मैं ये सेम ब्रैकेट यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, बट रिवर्स वे में लिखने जा रहा हूँ। एक्स रेज टू एन बाई एन फैक्टोरियल, एक्स रेज टू एन माइनस वन बाई एन माइनस वन फैक्टोरियल, ऐसे करके कुछ ऐसे लिखने जा रहा हूँ। और फिर यहाँ पे आएगा एक्स क्यूब बाई थ्री फैक्टोरियल, एक्स स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल, ठीक है, एक्स बाई वन फैक्टोरियल, और लास्ट में प्लस वन आएगा। क्या आएगा, प्लस वन। ओके, अब मुझे बताओ एक्स रेज टू एन जनरेट कैसे होगा। अब मल्टीप्लाई करके देखो कौन सा टर्म किसके साथ मल्टीप्लाई किया जाए कि एक्स रेज टू एन आ जाए। तो एक्स रेज टू वन लाने का, ये इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, तो ये क्या हो जाएगा, वन इंटू एक्स रेज टू एन अपॉन एन फैक्टोरियल, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा एक्स अपॉन वन फैक्टोरियल, एक्स अपॉन वन फैक्टोरियल इंटू एक्स रेज टू एन माइनस वन अपॉन एन माइनस वन फैक्टोरियल, प्लस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो अगले टर्म के साथ। यहाँ पे जो टर्म है जस्ट प्रेडिक्ट कर लो कि ये एक्स स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल है, तो एक्स रेज टू एन माइनस टू अपॉन एन माइनस टू फैक्टोरियल हो जाएगा। फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, एक्स रेज टू एन माइनस टू है तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा डॉट डॉट करके, एक्स रेज टू एन माइनस टू अपॉन एन माइनस टू फैक्टोरियल, ठीक है, एक्स स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल, फिर एक्स रेज टू एन माइनस वन, ठीक है, एक्स रेज टू एन माइनस वन अपॉन एन माइनस वन फैक्टोरियल, फिर यहाँ पे आएगा वन फैक्टोरियल, फिर ये एक्स रेज टू एन वन के साथ जाएगा, एक्स रेज टू एन अपॉन एन फैक्टोरियल इंटू वन। कोई बच्चा बोले इसको करने से क्या मिला, देखो ये लॉ ऑफ इंडाइसिस लगा लो। अब लॉ ऑफ इंडाइसिस लगाने से तुमने तो ये पढ़ रखा होगा, ए रेज टू एम इंटू ए रेज टू एन क्या होता है, ए रेज टू एम प्लस एन होता है। तो जब ये नंबर यहाँ पे जुड़ेगा तो वन और माइनस वन कट जाएगा, टू माइनस टू कट जाएगा, तो हर जगह एक्स रेज टू एन आएगा। तो अब डायरेक्टली मैं लिखू कोइफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू एन, यहाँ पे जो आएगा वन अपॉन एन फैक्टोरियल प्लस वन अपॉन वन फैक्टोरियल एन माइनस वन फैक्टोरियल प्लस वन अपॉन टू फैक्टोरियल एन माइनस टू फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा वन अपॉन एन माइनस टू फैक्टोरियल, वन अपॉन एन माइनस वन फैक्टोरियल, और लास्ट में वन अपॉन एन फैक्टोरियल। ये ऐसे कुछ हो जाएगा। आई होप समझ में आया। तो तुम कह सकते हो कि सर अब यहाँ पे एन फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, जैसे ही मैंने किया तो फिर तो ये वन हो गया, ये एन फैक्टोरियल बाई वन फैक्टोरियल एन माइनस वन फैक्टोरियल हो गया, ये एन फैक्टोरियल बाई टू फैक्टोरियल एन माइनस टू फैक्टोरियल हो गया, फिर इसी तरह डॉट डॉट करके ये एन फैक्टोरियल बाई एन माइनस टू फैक्टोरियल, और ये टू फैक्टोरियल हो गया, ये एन फैक्टोरियल बाई एन माइनस वन फैक्टोरियल, ये वन फैक्टोरियल हो गया, ये वन हो गया। अच्छा, इस वन को, अब ये तो सबको क्लियर हो गया कि सर ये एन सी वन है, ये एन सी टू है, ये एन सी एन माइनस टू है, एन सी एन माइनस वन है, तो इसे मैं एन सी जीरो लिखता हूँ। ठीक है, इसे मैंने क्या अज्यूम किया कि ये वन अपॉन एन फैक्टोरियल, ये है एन सी जीरो, ये है बिकॉज एन सी जीरो और एन सी एन दोनों वन होते हैं, ये एन सी वन है, ये एन सी टू है, इस तरह करके
ये एन सी एन माइनस टू है, ये एन सी एन माइनस वन है, और लास्ट में एन सी एन है। आई होप अब तुम्हें क्लियर हो गया होगा। मुझे क्या लिखना चाहिए आंसर में? सारे बाइनोमियल कोएफिशिएंट प्रेजेंट है, 0 1 2 एन माइनस टू एन माइनस वन, लास्ट में n। सारे बाइनोमियल कोएफिशिएंट प्रेजेंट है, 2 इंडेक्स क्योंकि ऊपर सब जगह n आ रहा है, अपॉन n फैक्टोरियल। तो ये क्वेश्चन कैसा था, डिफिकल्ट था या इजी था? तो देखो बाइनोमियल में समटाइम्स आपको लॉजिक भी यूज करने पड़ेंगे। आप ऐसे ये नहीं सोच सकते कि चलो रेडीमेड बना बनाया क्वेश्चन आ रहा है और हमने जस्ट फॉर्मूला लगा दिया और हमको आंसर मिल गया। तो आपको ऐसे नहीं, आपको ये मेंटली प्रिपेयर्ड होना है कि अगर कोई क्वेश्चन आता है तो मैं उसको लॉजिकली भी सोचूंगा। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या है? ये तो सारे कोएफिशिएंट दिख रहे हैं, 2 4 2 यानी इवन टाइप के सारे कोएफिशिएंट है, 2n c2 2n c4, ठीक है, 2n c6, इस तरह करके 2n c 2n तक सारे इवन नंबर्स प्रेजेंट है। तो आर वी कंफर्म कि सारे इवन नंबर प्रेजेंट है? मुझे बताओ, सारे इवन नंबर प्रेजेंट है? तो क्या इसका रिजल्ट मुझे लिख देना चाहिए 2 - 2n - 1? क्या ये सही आंसर है? सोचो। तुम कहोगे कि हाँ सर सारे इवन नंबर तो है, 2 4 6 2n, उसके पहले तो कोई इवन नंबर आता ही नहीं है। तो फिर मैं कहूंगा अगर तुम ये कर रहे हो तो ये गलत है। सारे अभी दिख ही नहीं रहे, सारे है ही नहीं। कोई कहेगा कौन सा सर टर्म नहीं है इसमें? तो इसमें जो टर्म नहीं है वो है 2nc0, ये टर्म नहीं है। हाँ, अगर ये टर्म को तुमने लिखा तो फिर ये जाके करेक्ट होगा 2nc0। फिर कोई कहे सर लेकिन हमें तो आंसर यहां से यहां तक ही चाहिए। ठीक है, तो ये 2nc0 को उस साइड लेके जाओ। तो मैंने पहले भी ये चीज समझाई है कि जो टर्म नहीं रहे टोटल रिजल्ट में से, वो टर्म की जो वैल्यू है वो सब्ट्रैक्ट कर दो। 2n इक्वल टू 2 - 2n - 1 माइनस 2nc0। और तुम्हें मालूम है ये c0 जिसका कोएफिशिएंट 0 होता है, 2 - 2n - 1 -1 हो जाएगा। तो ये आंसर रहा। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट वन। आई होप अब तक सारी चीजें क्लियर हो रही है। अब इसने क्या कहा कि nc0 nc2 nc4 nc2 टाइम्स ऑफ ब्रैकेट में n/2, जहां पे ब्रैकेट GIF इंडिकेट कर रहा है। आई होप तुमने पढ़ा होगा कि GIF, इस ब्रैकेट को कहते हैं GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अगर पॉजिटिव नंबर के प्रोस्पेक्टिव से बात करो तो जैसे आपने दिया 0.1 तब भी ये 0 दिखाएगा, आपने 0.99999 भी दिया ना तब भी ये 0 दिखाएगा। ये ओनली इंटीजर वैल्यू शो करता है। मैं बात कर रहा हूँ पॉजिटिव नंबर के प्रोस्पेक्टिव से, अभी नेगेटिव नंबर की कोई बातें नहीं कर रहा। जैसे आपने दिया 1.01 तब भी ये 1 दिखाएगा, और आपने दिया 1.999999 तब भी ये 1 दिखाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रल वैल्यू दिखाता है। अच्छा, कोई कहे कि सर ये क्यों दिया है? अच्छा चलो मान के चलते कि n इज इक्वल टू 5, तो ये हो जाएगा 5c0, ये हो जाएगा 5c2, ये हो जाएगा 5c4। ठीक है, अब इस तरह करके ये लास्ट वाला नंबर क्या होगा, 5c2 टाइम्स ऑफ 5/2 का इंटीजर वैल्यू। व्हाट इज 5/2 का इंटीजर वैल्यू? 5/2 का इंटीजर वैल्यू, सो इट्स अ 2.5 एंड आंसर इज 2। ये उसका डबल, ये आ जाएगा 2, इट बिकम 5c0 प्लस 5c2 प्लस 5c4। ठीक है, और ये लास्ट नंबर अगला होगा 5c4। ये वो चीज इंडिकेट कर रहा है। अच्छा, कोई बोले सर ये अगर इवन नंबर होता, जैसे 6 होता तो 6/2 कट जाता, 3 एक इंटीजर है, 3 × 2। इसीलिए दिया है कि सारे तुम्हारे टर्म प्रेजेंट होने चाहिए, जो हमने डेफिनेशन में पहले भी कहा था कि अगर इंडेक्स n है, ठीक है, तो उसके सारे इवन सबस्क्रिप्ट प्रेजेंट है या सारे ऑड सबस्क्रिप्ट प्रेजेंट है, देन द आंसर इज इक्वल टू 2n - 1। तो फिर ये डायरेक्ट आंसर होगा क्योंकि सारे नंबर प्रेजेंट है 0 2 4 और सारे नंबर है, तो आंसर इज 2n - 1।
अच्छा, जिनको नहीं समझ में आया वो वीडियो में मैसेज कर देना, मैं इसको एलॉबरेट करूंगा इसके अगले लेक्चर में, ठीक है। फिलहाल के लिए तो ये समझ लो कि यहाँ पे सारे टर्म प्रेजेंट है। लेट्स मूव ऑन सेवेंथ वन। ओके, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू। सो अब मैं इसको सोल्यूशन में लेके जाता हूँ। इसका लास्ट टर्म देखो, ये जीरो से चालू हो रहा है, तो अब मैंने लिखा है ये एनसीआर के फॉर्म में, ठीक है, एनसीआर के फॉर्म में। और यहाँ पे जो नंबर है ना, वो R+1 के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? R+1। तो इसको इरेज कर देते हैं। यहाँ पे नंबर जो है वो R+1 के फॉर्म में, ये एनसीआर के फॉर्म में, जहाँ पे R जीरो से चालू हो रहा है और N पे खत्म हो रहा है। तो टोटल N+1 टर्म हो गए, क्योंकि ये जीरो से काउंटिंग चालू कर रहे हो। अगर आपने देखो 0 1 2 3 काउंट किया तो एक्चुअल में कितने नंबर है? 1 2 3 4, चार नंबर है, क्योंकि पहले नंबर को आपने वो जीरो काउंट कर दिया ना, इसलिए आपको तीन दिखाई दे रहे हैं। तो ये N+1 है, तो टोटल N है। तो पहले ये कंफर्म कर लो कि हाँ भाई ये चीजें, सारी चीजें है या नहीं है, और मुझे ये कैसे लिखना है। अच्छा, चेक भी कर लो, जीरो डाला तो क्या आएगा? 1 इंटू NC0, 1 डाला तो वो 2 इंटू NC2, सॉरी 2 इंटू NC1, 3 डाला तो 2 डाला तो 3 इंटू NC2। तो देखो सारे टर्म आ रहे हैं। ओके, अब इसे कैसे करेंगे? जब भी सीरीज का प्रॉब्लम हो, सीरीज, आई रिपीट, सीरीज का प्रॉब्लम हो, उसमें नंबर और बाइनोमियल कोएफिशिएंट दोनों हो, तो आप पहले तो उसे समेशन में चेंज कर लो। पहले आप उसे समेशन में चेंज करो, अब उसे ब्रेक कर दो, क्योंकि समेशन मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन पे अप्लीकेबल नहीं होता है, ये प्लस और माइनस पे काम करता है, ठीक है। और ये करने के बाद जो सबसे की फॉर्मूला है वो है R टाइम्स ऑफ NCR। अगर आपको लग रहा है कि कॉम्बिनेशन का सबस्क्रिप्ट बाजू में लिखा है एज अ कोइफिशिएंट, तब आप उसे लिख सकते हैं कि इट इज R = 0 to N। अब ये हो जाएगा N, N-1, CR-1। और मीन वाइल अगर यहां देखो तो ये क्या बता रहा है? C0, C1, C2, ठीक है, अप टू CN सारे टर्म है। तो इसका तो रिजल्ट भी हमें याद है। अच्छा, यहाँ पे अगर मैंने ये चीज डाली N, तो ये हो जाएगा N-1 माइनस C-1, N-1 C0, N-1। अब मैंने 2 डाला तो ये 1 दिखाएगा, 3 डाला तो ये 2 दिखाएगा, तो N-1 C2, और ये N-1 C N-1। ओके, लाइक दिस। और ये हो गया 2:N, क्योंकि यहाँ पे सारे बाइनोमियल कोएफिशिएंट प्रेजेंट है और इंडेक्स यहाँ पे n है, इसलिए 2:N। ओके, यहाँ पे ये एब्सर्ड टर्म है, फालतू है। क्यों मालूम है? क्योंकि इसका कोएफिशिएंट -1 है, तो इसे हम लिखते हैं n टाइम्स ऑफ 2:N-1, क्योंकि यहाँ पर भी सारे बाइनोमियल कोएफिशिएंट प्रेजेंट है। जीरो से लेके जो इंडेक्स है वही सबस्क्रिप्ट होना चाहिए, 2:N। अब ये चीज यहाँ पे आ गई, आई होप। अच्छा, अब ये आपको करना क्या है? कॉमन लेना है। अच्छा, मुझे बताओ x3 और x4, जैसे मैंने लिखा 2x3 प्लस x4, तो क्या कॉमन लोगे? तो कोई बच्चा आराम से बोलेगा सर मिनिमम पावर x3 है, वही कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या? 2+4 - 3 जितने पावर। अच्छा, एक ही पावर का डिफरेंस है तो एक ही x1 ही बचेगा, ये होगा। तो एग्जैक्टली इसी पैटर्न को ध्यान में रखते हुए व्हाट इज द मिनिमम पावर? 2:N-1। कॉमन लिया तो बचेगा क्या है? n प्लस, देखो N-1 और n में सिर्फ एक पावर का डिफरेंस है, तो ये 2:1 बच जाएगा। सो द आंसर इज n+2 इंटू 2:N-1। n+2 इंटू 2:N-1। आई होप तुम्हें ये क्लियर हो रहा है। नहीं हो रहा है तो मुझे बताओ क्या नहीं हो रहा है। देखो, सीरीज वाले प्रॉब्लम है तो आप उसको समेशन में चेंज करो। और ये अगर आपको न लिखने आया तो लास्ट टर्म से आइडिया ले लो, ये वाला पार्ट। और वो भी ना लिखने आया तो फिर देखो, जैसे नंबर 1 2 3 4 ये किसमें? एपी में है, ठीक है। और कितने टर्म्स है? N+1 टर्म्स है, तो एपी का TN का फॉर्मूला लगाओ, फिर n को N+1 से रिप्लेस कर दो, ठीक है। फिर NCR लिख के डिफाइन कर दो। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। जैसे कोई बच्चा बोले सर ये क्वेश्चन आ गया, तो ये लास्ट टर्म तो दे रखा है, तो आपको तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है।
तो दिस इज इक्वल टू समेशन ऑफ आर इक्वल टू 0 से, अभी इसके इसे बाद में डिफाइन करेंगे, -1 रेस टू आर -1। कोई कहे सर ये n-1 है। देखो जो चीजें यहाँ पे चेंज हो रही है, कौन सी चीजें चेंज हो रही है, 3 4 5, इसका मतलब जो n+2 है वो है r+2। और क्योंकि साइन भी चेंज हो रहा है, जो -1 का पावर डिसाइड करेगा, इसलिए n-1 लिखा। ऊपर n है तो ऊपर को n रहने दिया, नीचे देखो बदल रहा है ना 1 2 3 4, तो इसको r कर दिया। जो बदल रहा है वो r है, और कहां तक जा रहा है, n तक जाएगा। कोई दिक्कत, कहीं पे कुछ दिक्कत है, परेशानी है तो बोलो। अच्छा, फिर एक बच्चा बोले सर अब आगे क्या करना है, आगे ब्रेक कर दो, क्योंकि समेशन मल्टीप्लीकेशन पे अप्लीकेबल नहीं होता है। तो ये पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, बिकम r टाइम्स ऑफ NCR, और ये भी इससे मल्टीप्लाई होगा तो -1 रेस टू r-1, और फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा 2 टाइम्स ऑफ समेशन ऑफ r इक्वल टू 0 टू n, ये होगा -1 रेस टू r-1 इंटू NCR। ये सारे टर्म आ गए। अच्छा, अगर आप जीरो डालते हो तो फिर जीरो का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि 0 इंटू समथिंग, 1 डालते हो तो NC1। अभी इसमें सबसे पहले तो इसे r टाइम्स ऑफ NCR लगाओ, r टाइम्स ऑफ NCR लगाओ, ताकि तुम्हें वेरिएबल, देखो ये वेरिएबल जितना कम होगा ना, तुम्हें आसानी उतनी ही ज्यादा होगी सॉल्विंग में। r इक्वल टू 0 टू n, ये हो जाएगा n-1 c r-1 -1 रेस टू r-1। अब अगर यहां पे मैं बात करूं तो NC0 उस वक्त माइनस आएगा, ठीक है। आप देखो करके, 0 डाला तो -NC0, 1 डाला तो +NC1, 2 डाला तो -NC2, इस तरह करके लास्ट में तुमने n डाला तो यहाँ पे -1 रेस टू n-1 NCN। सारे नंबर प्रेजेंट आ रहे हैं, सारे नंबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो अगर सारे नंबर आ रहे हैं और ऑल्टरनेट साइन के साथ आ रहे हैं तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 0। और वही चीज यहां पे डालो तो 0 डाल के कोई मतलब नहीं है, बिकॉज 1-1, तब सॉरी 0-1 -1 सबस्क्रिप्ट बचेगा, तो इसे डिफाइन कर दो 1 से। अब 1 से वैलिड आएगा तो देखते क्या आता है, n। अब मैंने डाल दिया यहाँ पे से n-1, जस्ट अ मिनट, 1 डाला, n-1 C0, और उस वक्त 1 - 1 0, इसलिए इसका पावर नलीफाई हो गया। 2 डाला तो -1 की वजह से -n-1 C यहाँ पे आएगा, और 2 डाला तो 1 आएगा। फिर 3 डाला तो ये 2 हो जाएगा, इसलिए +n-1 C2, और इस तरह करते करते लास्ट में यहाँ पे आएगा n-1 -1 रेस टू n-1 n-1 C n-1। इस सीरीज का आंसर तो ऐसे है। ओके, अब देखो यहां पर भी सारी चीजें प्रेजेंट है, तो 0 आंसर क्यों आ रहा है भाई, देख लो कहीं कोई गलती हुई है क्या। इसका आंसर तो 0 आ रहा है, r+2। हाँ, यही गलती हुई है, गलती यहीं पर हुई है। क्या ये सही लिखा गया, r+2 सही लिखा गया है, चेक करो तो। अच्छा, अगर तुम r+2 सही कह रहे हो तो ये फिर हमने कहाँ से डिफाइन कर दिया, ये गलत तरीके से हमने डिफाइन किया है। यहाँ पे अगर मैंने 1 डिफाइन किया होता, 1 डिफाइन किया होता तो 1 डालने के बाद NC1 होता, तब जाके 3 आता। तो ये 0 जो हमने डिफाइन कर दिया वही गलत है। तो देखो बच्चों, कुछ क्वेश्चंस में गलतियां मैं जानबूझ के भी करता हूं, क्योंकि जैसे आप लोग एक ट्रेंड बनाते हो कि चलो सर सब जगह 0 ही लिखते जा रहे तो हम भी 0 लिखेंगे, तो अगर वो ट्रेंड बना के आपने लर्न कर लिया तब तो फिर डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पे दोनों आंसर, ये भी 0 हो जाएगा ये भी 0, तो आप ढूंढते बैठोगे सर ये 0 कहाँ पर है, 0 तो है ही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि बट ऑब्वियस ये टर्म डिफाइंड 1 से था। कोई बोले सर उससे क्या फर्क पड़ता है, देखो फर्क कहाँ पड़ता है वो भी मैं दिखाता हूँ। इसका इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चलो ये वाला टर्म पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये तो ठीक है, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। ये वाला टर्म अगर 1 से डिफाइंड हो तब इसकी वैल्यू क्या आएगी,
यहाँ पे NC1 और ये प्लस में आएगी क्योंकि 1 - 1 फर्क इस टर्म को पड़ेगा। ठीक है, तो लेट मी राइट वंस अगेन। ठीक है, अब मैंने आपको बता दिया, कभी भी इसे चेक करते रहो कि आपने जो लिखा है वो सही लिखा है क्या, कहां से डिफाइंड है वो देख लो। तो R इक्वल टू 1 to n minus 1 raised to r minus 1 r times of NCR plus r equal to 1 to n 2 times of minus 1 raised to r minus 1 NCR। यहां तक हो गया। अब मैंने यहां पे लगाया n टाइम्स ऑफ n, कांस्टेंट हो जाएगा, वेरिएबल r है तो हट जाएगा वो, -1 raised to r - 1 n-1 CR-1। और यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे जब तुम सारे नंबर्स डाल के देखो क्या मिलेगा, 1 जैसे डालते हो तो फिर -1 raised to 1 - 1 1 - 1 0, एनीथिंग रेस टू 0 इज 1, NC1 2 डालते हो -1 raised to 2 - 1, उस वक्त -NC2 मिलेगा, प्लस NC3 मिलेगा, -NC4 मिलेगा। और इस तरह चले जाओ तो लास्ट में -1 raised to n-1 NCN मिलेगा। ठीक है, यहां पर भी अगर तुम सीरीज लगाओ, देखो यहाँ पे तो सारे टर्म प्रेजेंट है, तो इसको क्यों ना इसको सेम वे में सीरीज लगानी है, तो ये 0 हो जाएगा। अच्छा, क्या इसका आंसर भी 0 लिखा जाना चाहिए? तो इसका आंसर 0 तब होता जब NC0 से चालू होता। कहां से चालू होता है? NC0 से। अच्छा, एग्जैक्टली क्या एब्सेंट है, कौन सा टर्म एब्सेंट है? तो तुम कहोगे सर NC0, बट उसका साइन क्या है? तो NC1 का साइन अगर प्लस है तो NC0 का साइन क्या हो गया? माइनस। ठीक है, तो जो टर्म एब्सेंट है वो यहां पे सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है। अच्छा, कोई बच्चा बोले सर नहीं समझ में आ रहा है, तो देखो यहाँ पे ये सीरीज मैं ऐसे लिख रहा हूं, -NC0 प्लस NC1 -NC2। अगर ये सीरीज ऐसे जाती तो -1 raised to n-1 NCN, तब मैं इसे 0 लिखता तो ये वैलिड होता। तो मेरी सीरीज यहां से यहां तक है, तो फिर ये टर्म नहीं है, तो ये टर्म को उस साइड लेके चले जाओ तो +1, तो इसलिए इसका आंसर आ गया 0 + 2 × 2। ठीक है, तो राइट आंसर इज 2। तो देखो, एक स्टीरियो टाइप मत बनो कि आपने क्वेश्चन देखा, मेथड रट्टा मार लिया, अब आप वही लगाते जा रहे हो और आपने प्रॉपर आर नहीं डिफाइंड किया। देखो, अगर आपने इसको डिफाइंड नहीं किया प्रॉपर, तब डेफिनेटली आपको रॉन्ग आंसर आएगा, जैसे मैंने विलिंगली इस क्वेश्चन में किया था। मैं जानता था कि मैं अगर लिख दूंगा तो आगे जाके स्टक हो जाऊंगा, बट मैं तुमको बताना चाहता था कि देखो यहाँ पे अगर आर तुमने सही नहीं डिफाइन किया तो माइट भी या तो रॉन्ग आंसर मार्क करके आओगे, या फिर तुमको इनमें से एक भी ऑप्शन करेक्ट नहीं मिलेगा। ओके, ये क्या है? 30C0 30C1 30C2, ये तो टोटल टर्म के आधे प्रेजेंट है। अच्छा, कोई कोई बच्चा बोले सर मैं रिजल्ट भूल गया, कोई इश्यू नहीं है। 30C0 प्लस 30C1 प्लस 30C2। ठीक है, फिर हम ऐसे करते करते आएंगे 30C15, फिर 30C16। ठीक है, अच्छा इसे थोड़ा सा मैं और ब्रीफ करके लिखता हूं। 30C2, फिर 30C13 30C14। ठीक है, 30C14 30C15। ठीक है, 30C16 प्लस 30C17 30C, अब इसे थोड़ा सा डॉट डॉट डाल के 30C29 30C30। अब सारे बाइनोमियल कोएफिशिएंट आ गए, 0 1 2 13 14 सारे आ गए। तो इसका आंसर अगर सारे आ जाए तो आंसर क्या होता है? 2:n। अच्छा, कोई बच्चा बोले सर यही यहीं तक पूछा था, मुझे मालूम है यहीं तक पूछा था, अब क्या करें? तो ये 16 रिजेक्शन लगाओ तो 13 में से 16 अगर सिलेक्ट हो रहे हैं तो रिजेक्ट कितने हो रहे हैं? 14। तो ये जो चीज है ना, ये 30C14 है, ये 30C13 है, और इस तरह ये वाला टर्म 30C1 है और ये 30C
जीरो है ना। तो देखोगे तो 30C15 को छोड़ के बाकी सब टर्म दो दो बार आ गए, दो बार 30C0 आ गया, दो बार 30C1 आ गया, ठीक है, दो बार 30C2 आ गया, और लास्ट में 30C14 ये भी दो बार आ गया। बस एक बार आया तो 30C15 एंड दैट इज इक्वल टू 2:30। अब मैं क्या करूंगा, तो मैं एक 30C15 यहां पे ऐड करूंगा और एक 30C15 यहां पे ऐड करूंगा। कोई बच्चा बोलेगा सर ये ऐड करने का पर्पस, ये ऐड करने का बेसिक पर्पस ये था कि फिर अब दो बार 30C15 हो गया ना, दोनों बार ऐड करने के बाद ये दो बार हो गया, अब ये भी इस ब्रैकेट का हिस्सा बन जाएगा। नाउ इट इज द पार्ट ऑफ दिस ब्रैकेट डिवाइडेड बाई 2, therefore the answer is 30C0 plus 30C1 plus 30C2, ठीक है, 30C14, 30C15 and that is equal to divided by 2, so 2:29, but 30C15 divided by, तो ये n/2 पे एंड हो रहा है, तो आपको क्या लिखना है, इट इज 2:n-1 30 यानी NCn/2 होल बाई 2। अच्छा ये क्वेश्चन अगर ध्यान से देखो तो ये कुछ और नहीं है, 40C0 है, इसके पहले वाला टर्म 40C1 है, फिर थोड़ा दूर आओ तो 40C22 यानी कि 40C18, फिर 40C19 और इसके पहले ये वाला टर्म 40C20 है। तो ये कहाँ खत्म हो रहा है, C0 से चालू होके CN/2 पे खत्म हो रहा है। तो इसका रिजल्ट हम अब याद कर लेंगे, इट्स 2:40-1, 2:n-1 प्लस, अगर n/2 पे खत्म हो रहा है तो प्लस, ठीक है, वही n/2 वाला टर्म 40C20 डिवाइडेड बाई 2। सो द राइट आंसर इज 2:39 प्लस 40C20/2। इसको अगर देखा जाए तो इसको बोलते हैं सम ऑफ फर्स्ट हाफ टर्म्स, हाफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट, और इसी को नीचे वाले क्वेश्चन को सम ऑफ द हाफ ऑफ फर्स्ट हाफ, यानी फर्स्ट हाफ की जगह पे सम ऑफ द रिमेनिंग हाफ कह सकते हैं, रिमेनिंग हाफ ज्यादा है, सही वर्ड है। ओके, रैपिड फायर राउंड। अब रैपिड फायर में आप दिमाग से, ये बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मैंने पढ़ाया हुआ है, अब फटाफट आंसर देने की कोशिश करो। 2n+1 किस तरह का नंबर है, 2 के मल्टीपल से एक ज्यादा, जैसे 2 के मल्टीपल से एक ज्यादा कौन सा नंबर होता है, लाइक 2 डालो तो 2 जा 4+1 5 हो गया, 3 डालो तो 2 5 जा 5 डाल दो तो 2 5 जा 10+1 11 हो गया। तो ये सब ऑड नंबर्स आ रहे हैं, तो ऑड नंबर में लास्ट टर्म, ठीक है, ऑड सबस्क्रिप्ट दे रखा है तो लास्ट टर्म NCN पे एंड होता है, इसलिए इसका आंसर है 2 पावर में 2n+1 -1, पावर में -1, ठीक है, 2:2n+1 -1, तो फिर ये 2:2n। n इज ऑड, फिर वही है, वो ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला क्वेश्चन है जो हमने इसके पीछे किया, 2:n-1, ठीक है, ऑड है तो NCN पे एंड होगा, जो लिखा नहीं गया है। इवन है, ठीक है, तो यहाँ पे भी ये करेक्ट है, इवन में भी वही होगा 2:n-1, क्योंकि ऑड सबस्क्रिप्ट है ना, सो 2:n-1। अच्छा इसको ट्राई योर सेल्फ, क्योंकि ये दो प्रॉब्लम मैंने किए हैं, ट्राई योर सेल्फ, ये भी प्रॉब्लम हुआ है, ट्राई योर सेल्फ, ये भी प्रॉब्लम मैंने करवाया है, ठीक है, ट्राई योर सेल्फ, ये समेशन से होंगे और r टाइम्स ऑफ NCR इक्वल टू n टाइम्स ऑफ n-1 CR-1 से होगा, ठीक है। ट्राई योर सेल्फ यहां पे कर लो, ट्राई योर सेल्फ, ट्राई योर सेल्फ, ये सब अच्छे क्वेश्चंस है, ट्राई योर सेल्फ, ये सब क्वेश्चंस आपको करने हैं आज ही। लेक्चर को पॉज करो थोड़े समय के लिए,
ठीक है, और देख करके देख लो इसके आंसर्स क्या क्या हैं। क्लियर? कोई डाउट? ठीक है, चलो अगले लेक्चर में मिलते हैं। लेक्चर नंबर